आपको देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 है अ 3.5 ईयर ओल्ड चाइल्ड ऑलवेज हैड डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ। एक 3.5 साल का बच्चा है, एक 3.5 साल का बच्चा था जिसको जो है हमेशा दिक्कत होती थी अपने आप को एक्सप्रेस करने में, यानी अभिव्यक्त करने में, अपनी बात को कहने में। 3.5 साल के बच्चे को दिक्कत होती थी क्योंकि 3.5 साल का बच्चा है, इसका मतलब बातचीत वो करने लगा है। 2 साल में ही बच्चा पहली बार सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, तो 3.5 साल तक आते आते तो वो अपनी बात आराम से कह सकता है और दूसरे की बात कुछ हद तक समझ सकता है। कुछ क्या मतलब ठीक ठाक, अगर बहुत मुश्किल बात नहीं है तो यहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, 3.5 साल का है। His parents always thought he was too young to speak properly. उसके माता पिता हमेशा सोचते थे कि ये बहुत छोटा है, अभी 3.5 साल का है, इसलिए ये बात नहीं कर पा रहा, शायद बड़ा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, बट एज ही ग्रू ओल्डर ही स्टार्टेड हैविंग सीरियस इश्यूज इन हिज स्पीच। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसको और सीरियस इश्यूज होने लगे भाषा में, अपने वाक में, वो और ज्यादा समस्या उसको होने लगी खुद को अभिव्यक्त करने में और दूसरे की बात को समझने में, कॉम्प्रिहेंड करने में। ये यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ एक्स्ट्रा में। विच लर्निंग डिसेबिलिटी डज ही पोजेस, या फिर विच लर्निंग डिसेबिलिटी ही इज सफरिंग फ्रॉम, मतलब किस गंभीर समस्या से, या फिर ये समस्या गंभीर हो गई और कौन सा सीखने की अक्षमता का ये लक्षण है, यानी क्या सीखने की अक्षमता यहाँ पे हो सकती है बच्चे को। डिसलेक्सिया है ये, डिस्ग्राफिया है, डिस्फेजिया है, या फिर डिस्प्रैक्सिया है, बताइएगा फटाफट से बताएंगे। तो सिंपल है ये, देखिए डिसलेक्सिया में पढ़ने में दिक्कत होती है, यहाँ पढ़ने लिखने की बात ही नहीं हुई है ना। रीडिंग डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया, एक जो तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी जो बच्चा था उसको था। ठीक है इतनी बात, तो डिसलेक्सिया तो ये नहीं होगा। डिसलेक्सिया हद से हद राइटिंग में प्रॉब्लम कर देगा, बोलने में दिक्कत नहीं होती है एज सच स्पेसिफिकली। अगर हम देखें डिस्ग्राफिया, अगर मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक प्रॉब्लम बोलने की नहीं है वो। डिस्ग्राफिया की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्ग्राफिया यानी ग्राफ मतलब राइटिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है कि बच्चा जो है उसकी जो राइटिंग है वो इलेजिबल हो जाती है, आप पढ़ने योग्य नहीं रहती, एकदम डॉक्टर्स वाली, मतलब ये मैं मजाक में कह रही हूँ बट वो सच में ही पढ़ने योग्य नहीं होती। डिस्फेजिया की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्फेजिया भाषा को समझने से लेकर रिलेटेड है, चाहे वो डिस्फेजिया लिखा हो, अफेजिया लिखा हो, इन सब में चाहे आप ए लगा दीजिए चाहे डी लगा दीजिए, बात लगभग बराबर ही है एक नंबर के हिसाब से, वैसे थोड़ा सा अंतर होता है बट वो जानने की आवश्यकता अभी आपको है नहीं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। एक तो ये एड्स को बंद करना होगा हमें, यहाँ एड पता नहीं क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया हुआ है, सिंपल बात। चलिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा, ये सब बातें होती रहेंगी। समझते हैं, पटना में मीटअप करके बहुत मजा आया, आप लोगों से मिलके बहुत ही अपनापन महसूस हुआ। जिन लोगों से नहीं मिल पाए उसके लिए सॉरी है भाई, है ना, मतलब वहां होते हुए 1 to 1 नहीं अगर हो पाया, कोशिश तो पूरी रही, कई हजार लोग थे तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। देखिएगा डिस्फेजिया यानी ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और बोलने में दोनों में दिक्कत देता है, यानी भाषा को समझने में कि सामने वाला कह क्या रहा है ये समझने में दिक्कत होगी, और जब ये समझने में दिक्कत होगी तो खुद भी समझाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे ये डिस्फेजिया इसका सही उत्तर होगा। डिस्प्रैक्सिया आपका मोटर स्किल्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। मोटर स्किल्स बोले तो जिसको हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, सॉरी गतिक कौशल, जिसमें स्थूल और सूक्ष्म आ जाएगा, यानी ग्रॉस गर्लफ्रेंड जीएफ, ये गर्लफ्रेंड वाला जीएफ नहीं है, ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ये जी है ग्रॉस मोटर स्किल, यानी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग, दौड़ने भागने, या कल मैंने क्रिकेट का एक वीडियो डाला था तो क्रिकेट खेलते समय ग्रॉस मोटर स्किल्स का इस्तेमाल हुआ। ठीक, फाइन मोटर स्किल्स है जो मैं अभी लिखते हुए कर रही हूँ, यानी छोटी मसल्स, हैंड्स और आईज का कोऑर्डिनेशन जो है फाइन मोटर में आता है, और ये बच्चे को बटन लगाने में, यहाँ स्पेशली जो है फाइन मोटर में ज्यादा दिक्कत होती है, बटन लगाने में, शर्ट के शू लेसेस बांधने में, टाई लगाने में, इन सब में दिक्कत होगी डिस्प्रेक्सिया में। तो ये आपके कुछ डिसऑर्डर्स हैं, एलडीज जिनको हम कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, जिनमें जिसको दिया था सैमुअल किर्क नाम के व्यक्ति ने। ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है इनको, यानी आपके डेवलपमेंट के समय ही ये पता लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 25 साल के व्यक्ति को अचानक से डिसलेक्सिया होगा, हो तो वो बचपन में ही गया होगा, अगर किसी ने नहीं पहचाना तो वो बात अलग है। तो डिस्फेजिया इज दी राइट आंसर ओवर हियर, और ये सब क्या है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहे जाते हैं। विकास के समय ही तंत्रिका विकार जिसको हम कह रहे हैं, पूरी तरह से ठीक नहीं होते बट टैकल कर सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। चलें आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, गड़बड़ करेंगे इसमें आप लोग, ध्यान से जवाब दीजिएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर वाज सेड बाय हुम, यानी भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं, यह किसने कहा था। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफरेंट, या फिर वो अलग से हो रहा है, और आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा आपकी विकसित हो रही है, एक प्रोसेस है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। ये बात
या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है आपका, फटाफट से बताइए ये बात किसने कही है? लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और लगा लीजिएगा, इन इनिशियल ईयर्स, क्योंकि ये इस तरह से कंफ्यूजिंग बन जाएगा, इसके आंसर फिर 2 हो जाएंगे अगर ये एग्जैक्ट सेंस में ऐसे ही पूछा जाएगा तो। इनिशियल ईयर्स में भाषा और संज्ञानात्मक विकास जो है वो आपके पैरेलली चल रहे हैं। वो ये बात कौन कहेगा? भाषा या विचार जिसको आप कह लीजिए, क्योंकि थॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होगा, तो ये वाइगोत्स्की के साथ चला जाएगा। वाइगोत्स्की कह रहे हैं जो आपकी थिंकिंग है और जो आपकी लैंग्वेज है ये दोनों पैरेलली समानांतर रूप से चल रहे हैं, एक टाइम पे जाके मर्ज हो जाएगा भाषा और विचार। शुरुआती साल में ये पैरेलली चल रहे हैं, यानी समानांतर चल रहे हैं, इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। और अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लिया जाता कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले होता है और भाषा विकास स्वतंत्र है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये बात पियाजे की तरफ चली जाती है, क्योंकि पियाजे कहते हैं दिमाग का विकास हो रहा है, उसकी वजह से भाषा का विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से पढ़िए और जवाब दीजिए। A teacher takes a test in the classroom of the topics she teaches in the classroom every now and then. यानी एक टीचर है जो समय समय पे जो टॉपिक्स वो पढ़ाती रहती है उन्हीं का टेस्ट भी ले लेती हैं बीच बीच में। ठीक, शी प्रोवाइड्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव देयर लर्निंग, यानी वो ऐसा फीडबैक प्रोवाइड करते हैं बच्चों को जो, मतलब ये जो टेस्ट लेना है इससे फीडबैक मिलता है बच्चे को और उससे उसकी लर्निंग इंप्रूव होती है। यानी जो बच्चे ने सीखा है जब वो टेस्ट देता है बीच में, तो जैसे अभी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको फीडबैक मिलता है कि किन टॉपिक्स में दिक्कत आपको आ रही है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ये किस चीज का उदाहरण है? तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का, यानी सीखने का आकलन। तो ये तो एंड में होता है, जैसे आप पेपर देने जाएंगे सीटेट का तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, सबमेटिव असेसमेंट है या योगात्मक मूल्यांकन है, फाइनल जजमेंट हो जाएगा, उसमें आप बाद में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो फीडबैक किसी काम का, तो मतलब उस सेंस में उतने काम का नहीं होगा फीडबैक, ये बात सही है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, हाँ ये ड्यूरिंग है, दौरान है, किसके? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के, मतलब बच्चे एवरी नाउ एंड देन, मतलब जो जो पढ़ रहे हैं बीच बीच में टेस्ट भी हो जा रहा है, यानी उसी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया के दौरान है, अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान हम बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं उसको, तो अधिगम के लिए मूल्यांकन कहेंगे इसको। असेसमेंट एज लर्निंग है जब बच्चा खुद का या फिर उसके साथी पीयर ग्रुप, सेल्फ असेसमेंट, खुद का आप स्वयं से आकलन करें, खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं या खुद से ही एक टेस्ट लगा रहे हैं, फिर खुद ही देख ले रहे हैं कितने नंबर बने। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का ये पार्ट है तीनों ही, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक पूछा है तो हम स्पेसिफिक जवाब देंगे यहाँ पे, अदरवाइज आंसर ये भी गलत नहीं है फोर्थ भी, क्योंकि इसके अंदर ही आ जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। लेकिन एक नंबर आपको यहाँ पे फॉर लर्निंग से ही मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट जब यहाँ पे जो पूछा है वो यही है कि एवरी नाउ एंड देन, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, जब हम आकलन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग कहलाएगा। एंड में करेंगे यदि तो वो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा, ईयरली, हाफ ईयरली, है ना। और फॉर लर्निंग ड्यूरिंग है आपका एज लर्निंग, जब बच्चा खुद से करे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीबीएसई ने एक सिस्टम लेकर के आया था, सीबीएसई आकलन का या इवैल्यूएशन का, कि सतत, यानी टाइम टाइम पे आप असेस करते रहो, ऐसा ना हो सिर्फ बोर्ड या लास्ट में ईयरली एग्जाम ही हो रहे हैं, बीच में एग्जाम ही नहीं हो रहे। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी करिकुलर और को करिकुलर, यानी बाकी स्किल्स बच्चे में जो है, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ड्राइंग में अच्छा हो, सिर्फ पढ़ाई वाला ही नहीं। तो होलिस्टिक आकलन, यानी सर्वांगीण चहुमुखी आकलन जिसको आप कह सकते हो, बच्चे के चहुमुखी विकास का आकलन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से समझना। एट विच एज can children engage in word play and like jokes and riddles that involve a play on words? मतलब किस उम्र में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और शब्दों के खेल से जुड़े चुटकुले और पहेलियां पसंद कर सकते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि वो कौन सी एज है जहां वर्ड प्ले हो गया या जोक्स, पन, इन सब चीजों को बच्चे समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट, डबल मीनिंग एंड ऑल टाइप की चीजें वो समझना शुरू कर पाएंगे। जोक्स को, सार्केज्म जिसको हम कह देते हैं, इन सब चीजों को वो समझना शुरू कर पाएगा या समझ पाएगा इस एज में, वर्ड प्ले को, शब्दों के खेल को, है ना। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था, जब मैं कहती हूँ बहुत बार जब नॉट लिखा होता है कि जिस क्वेश्चन में नॉट लिखा है तो जो ऑप्शन गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। ये वर्ड प्ले है ना। या वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ये वो भी एक तरह का यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो बच्चा यहाँ पे समझने लग जाएगा ये 7 साल की उम्र में। बेसिक जोक्स वो 4 साल की उम्र में ही समझना शुरू कर देता है, लेकिन क्योंकि वर्ड प्ले है, रिडल्स हैं, पहेलियों की बात हो रही है ना, तो वो बचपन में आपने सुना होगा ऐसी
फालतू फालतू पहेलियां होती थी कई बार तो, कि वो कौन सा गेट है जहां से जो है पता नहीं कौन नहीं निकलता, कोलगेट बता देते थे फिर उसको। तो ये सब वर्ड प्ले में ही आता है, जोक्स में ही आता है। 7 साल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? डैश क्रिटिसाइज्ड कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? सिंपल सा सवाल है, 1 नंबर का, बहुत ही इजी। इससे इजी सवाल धरती पे नहीं बना है, फटाफट से बताएंगे। जेम्स ड्रेवर ने, लेव वाइगोस्की ने, कैरल ग्लिगन या फिर क्रो एंड क्रो? तो सिंपल आंसर है इसका कैरल ग्लिगन। फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से इनकी थियरी की आलोचना की है इन्होंने, क्रिटिसाइज किया है। नारीवादी दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखा गया। फीमेल केयरिंग एस्पेक्ट को भी देखती हैं, ये नहीं देखा गया थियरी में। सारे मेल सैंपल्स थे, जेंडर बायस थियरी है ये इसको कहा जा सकता है। देखिए 3-4 ही आलोचना है कोहलबर्ग की मुख्य रूप से। जैसे तो एक तो ये फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाली बात हो गई, यानी नारीवादी दृष्टिकोण का ध्यान इसमें नहीं रखा गया। ये जेंडर बायस थियरी है। मेल्स को ही जितने भी जो इसमें सैंपल था, यानी जिन पे रिसर्च हुई, डिस्कशन में शामिल हुए मॉरल डेवलपमेंट की थियरी के लिए, जो आपकी कोहलबर्ग ने दी है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, कि सही और गलत पे, नैतिकता की बात हम सही और गलत से करते हैं, तो उसमें सिर्फ मेल्स ही थे। जितने भी सैंपल्स थे, जितने भी लोग थे डिस्कशन में, वहां फीमेल्स को शामिल नहीं किया गया था, तो इसलिए जेंडर बायस थियरी है। दूसरी, यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं, यानी परिकल्पनात्मक, कि व्यक्ति जब डिस्कशन हो रहा है तो कहे हाँ चोरी करना गलत बात है, और समय पड़ने पे चोरी कर ले, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन हो गई, एक्चुअल में वो कुछ और कर सकता है। ये इसकी आलोचना है थियरी की। ठीक, फिर थर्ड आता है आपका, तालिब निशा नहीं है राहुल आज। थर्ड आपका आता है कि इसमें जेंडर वाली प्रॉब्लम है, हाइपोथेटिकल है। दूसरा, सभी कल्चर पे लागू नहीं होती, ये इस थियरी के क्रिटिसिज्म है। कैरल ग्लिगन इन्हीं की स्टूडेंट थी, कोहलबर्ग की, मतलब थी क्या, है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कोहलबर्ग नहीं रहे बस। टर्म्स लाइक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, सीरिएशन यानी क्रमीकरण कह सकते हो, क्रम में लगाना, और कंजर्वेशन यानी संरक्षण, आर द टर्म्स यूज्ड इन विच स्टेज ऑफ जीन पियाजे? पियाजे की किस स्टेज में ये सारे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, या किस स्टेज को ये दर्शाते हैं? क्लासिफिकेशन मतलब व्यक्ति क्लासिफाई कर पाएगा कि भैया ये जो है ट्राइंगल है, और ये सर्कल है, और ये आपका स्क्वायर है, और ये आपका रेक्टेंगल है। तो इन सब को, तो सर्कल को एक साथ रखें या ब्लू कलर की चीजों को एक साथ रखें, ब्लैक को अलग रखें, यानी वर्गीकृत कर पा रहे हैं आप। ठीक, कि ये ब्लू पेन आप एक जगह रखते हैं, ब्लैक पेन आप एक जगह रखते हैं, ठीक है ना। किचन में इवन बर्तन भी आप क्या है, क्लासिफाई कर पा रहे हैं, मतलब आपने प्रॉपर रखा होगा, भाई कटोरियां यहाँ रखेंगे, चम्मच यहाँ रखेंगे, प्लेट्स यहाँ रखेंगे, वो क्लासिफिकेशन है। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्लासिफिकेशन यानी आप वर्ग में बांट रहे हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, ठीक, सेम विशेषताओं के आधार पे, सेम फीचर्स के आधार पे, बेस पे। तो सीरिएशन क्या है? सीरिएशन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं आप, अपवर्ती और अनुवर्ती क्रम में, कि मतलब बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में आप सीरीज में लगाना सीख रहा है बच्चा। कंजर्वेशन है संरक्षण, के शेप या साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ये समझ जब बच्चे में आ जा रही है, यानी संरक्षण आ गया है उसके अंदर। CCS के नाम से मैं इसको कहती हूं। तो अब चाहे पानी बराबर है, चाहे चौड़े बर्तन में हो, चाहे लंबे बर्तन में हो, मतलब अब बच्चा इस बात पे नहीं लड़ेगा कि मुझे 5 सिक्के जो है ज्यादा नहीं लगेंगे, उसको 5 रुपए का नोट भी बराबर ही लगेगा। तो शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 ml पानी है तो चाहे आप उसको ट्रक में डालो, बाल्टी में डालो, टब में डालो, चाहे आप उसको एक छोटे से ग्लास में रखो, 200 ml ही रहेगा। शेप के बदलने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ये बात बच्चे को समझ में आ जाएगी। और CCS यानी कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, ये तीनों गुण आ जाते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। ये सिंपल तरीका है याद रखने का, एकदम शॉर्ट फॉर्म, बहुत सारे एक्रोनिम आपको याद कराए हुए हैं, है ना। बैच में भी अगर आप हैं तो अभी तो पियाजे की थ्योरी आएगी, 7 से 11 वर्ष के बीच में ये क्षमता आती है बच्चे में। सिंपल बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, SPCF, है ना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। फिर उसके बाद फॉर्मल भी है। जन्म से 2 वर्ष सेंसरी मोटर, सेंसेस के थ्रू सीखेगा बच्चा। 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, जहां पे एनिमिज्म, वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझेगा। इस पेन से चोट लग जाए तो वो कहेगा पेन ने चोट लगा दी है, ठीक। फिर 7 से 11 में आपका लॉजिक आ जाएगा पहली बार, और इंडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी, और ये आपका कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये सब तो आ ही जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल की जब हम बात कर रहे हैं 11 एंड अबव, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चीजों के प्रति भी लॉजिक आ जाएगा, डिडक्टिव थिंकिंग भी आ जाएगी, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग यहीं पे आती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सुषमा कुछ कहना चाहती हैं आपसे, जवाब दे दीजिए फटाफट से पढ़ के। सुषमा कह रही हैं कि सुषमा's चाइल्ड इज इन दी क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। एक्विजिशन एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एज ऑफ हर चाइल्ड इज व्हाट, यानी सुषमा का बच्चा भाषा अधिगम एवं अधिग्रहण विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है।
उसके बच्चे की उम्र क्या है ये आपको पता लगाना है। एक व्यक्ति है ना, एक महापुरुष है, उनका नाम आपको याद आ रहा होगा, जिनको नॉम चॉम्स्की कहते हैं, और वही बात करते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की और लैंग्वेज लर्निंग की भी। तो नॉम चॉम्स्की की यदि हम बात करें, है ना, बाबा नॉम चॉम्स्की कहते थे हम कई बार मजाक में इनको, ठीक। तो नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि व्यक्ति अपने अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र जो है वो रखता है, LAD जिसको कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है लगभग 7 साल तक, 10 साल तक, मतलब चाइल्डहुड के बाद ये वीक होने लगता है। तो इस दौरान यदि बच्चा बहुत तेजी से यदि बच्चे को सही एनवायरनमेंट मिले तो वो बहुत तेजी से भाषा को एक्वायर कर लेगा, यानी अधिग्रहण कर लेगा, अर्जित कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। अलग से उसको सीखने की जरूरत नहीं, किताब की जरूरत नहीं, माहौल मिल गया तो वो उठा लेगा भाषा को, मतलब किताब मिल गई तो ठीक है, बट वो लर्निंग में आ जाएगा जहां एफर्ट और प्रैक्टिस लग रही है। एक्विजिशन है नेचुरल प्रोसेस एकदम, ठीक। तो ये 4 साल का बच्चा है, 7 साल का, 8 साल का या 10 साल का। क्रिटिकल पीरियड है किस चीज के लिए? आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग के लिए। फटाफट से जवाब देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा सवाल है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत ही प्यार से थोड़ा सा जल ग्रहण किया जाए। कोई कह रहा है एमपी टेट की क्लास कब होगी? कराएंगे कराएंगे, देखना एक सेशन ले लूंगी मैं टाइम निकाल के। सुषमा का बच्चा भाषा अधिग्रहण विकास के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, कौन सी क्या उम्र होगी? अब हमने बात की 4 से 10 वर्ष तक, अगर हम देखें तो उम्र तो बहुत ही बेहतर है, जन्म से भी इवन अगर आप देखेंगे तो ये तो बहुत क्रिटिकल पीरियड कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड भी कह देते हैं जिसको हम। तो अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष तक का समय, उसमें भी 4 वर्ष का जो समय है ये बहुत ही क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है। तो 4 साल की जो उम्र है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रिटिकल कहलाएगी। 10 साल तक बहुत एक्टिव रहेगा आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बच्चा बहुत तेजी से भाषा को एक्वायर कर लेगा अगर उसको एनवायरनमेंट मिल जाए, अगर उसके आसपास लोग इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, वो तीनों भी एक्वायर कर लेगा बिना किसी अलग से रूल और रेगुलेशन के, वो लैंग्वेज को ग्रहण कर लेगा जैसे आपने अपनी मातृभाषा को किया है, यानी मदर टंग को किया है। उसके लिए आपको कोई टीचर नहीं लगा, कोई किताब नहीं लगी, कोई ग्रामर नहीं लगी, आपने आसपास से बोलना सीख लिया, ठीक। सीखना भी कहना गलत होगा, अधिग्रहण कर लिया, अर्जित कर लिया, एक्विजिशन कर लिया। बल्कि लर्निंग जब आप दूसरी भाषा स्कूल में जाकर के सीखते हैं अदर देन योर मदर टंग, जिसको हम टारगेट लैंग्वेज भी कह देते हैं कई बार इंग्लिश पेडागोजी में, कि आप रूल रेगुलेशन सीख रहे हैं, उस भाषा के नियम सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, प्रॉपर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो सारी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, मतलब एफर्ट और प्रैक्टिस करके लर्न कर रहे हैं। अगर आप नेचुरली ये काम कर रहे हैं तो ये एक्विजिशन कहलाएगा, जो मदर टंग के केस में होता है। तो क्रिटिकल पीरियड कह देते हैं इसको आप लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, जो आपका 2 से 6 वर्ष का काल है, जिसमें 4 साल बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या कहता है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, रूही है, एक बच्ची है, Ruhi, a student of class 8, is different from her classmates in a sense that she always thinks of multiple solutions to a problem, many of which are original solutions. रूही एक बच्ची है जो अपने क्लासमेट से, अपने साथी समूह से डिफरेंट है इस केस में कि वो मल्टीपल सॉल्यूशन सोचती है, एक प्रॉब्लम के, एक समस्या के कई सारे निदान या समाधान उसके दिमाग में होते हैं, और ये सारे जो समाधान है ये ओरिजिनल सॉल्यूशंस होते हैं, यानी उसके दिमाग में खुद से आते हैं, नवीन होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, ठीक है। रूही डिस्प्लेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ और एन, किस तरह के बच्चे के लक्षण रूही में दिखते हैं आपको, ठीक। तो कक्षा 8 की छात्रा है, कक्षा 8 की छात्रा है तो क्या उम्र होगी? लगभग 14 साल, है ना। ये एज भी ध्यान रखा करो, कौन सी क्लास का बच्चा है तो किस क्लास में होगा। सीटेट भी आपका कहता है ये पेपर 1 में जो है 6 से 11 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख करके आंसर कीजिए आप, और पेपर 2 में 11 से 14 वर्ष के बच्चे को आंसर कीजिए, क्योंकि 6th to 8th क्लास आपकी यहाँ पेपर 2 में आ जाएगी, और 1st to 5th क्लास 6 से 11 का बच्चा, क्योंकि पहली क्लास में बच्चा जाएगा 6 साल की उम्र में, ठीक है बात। तो ये बेसिक आइडिया अगर आपको होगा तो आसानी होगी पेपर को सॉल्व करने में। फटाफट से बताएंगे, कक्षा 8 की छात्रा रूही अपने सहपाठियों से इस मायने में अलग है कि वह हमेशा एक समस्या के कई समाधान सोचती है, जिसमें से कई मूल समाधान होते हैं, यानी ओरिजिनल होते हैं, जेन्युइन होते हैं, वो कहीं से कॉपीड नहीं होते, और दिशाओं में सोच पाती है ये जो बच्ची है, ठीक है ना। हिमानी लेट्स सी कब आती है भाई? तो क्रिएटिव थिंकर है, सिंपल बात, या डाइवर्जेंट थिंकर या आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है, यानी लीक से हटके सोचती है, जिसको हम एडवर्ड डी बोनो ने लेटरल थिंकिंग भी कहा है ना। डाइवर्जेंट थिंकर है यानी दिशाओं में सोचती है, एक चीज के मल्टीपल सॉल्यूशन है उसके दिमाग में, रचनात्मक विचारक कहलाएगी। अभिसारी नहीं कहलाएगी, कन्वर्जेंट नहीं कहलाएगी, क्योंकि कन्वर्जेंट व्यक्ति
क्रिएटिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पे अटका हुआ है या चार चीज से एक पॉइंट पे तो आ सकता है, तो वो अच्छा डिसीजन मेकर कहलाएगा, लेकिन वो दिशा में नहीं सोच पाएगा। ठीक, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों दिए थे आपके जॉय पॉल गिलफर्ड ने, जो जिसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग को उन्होंने जोड़ा इंटेलिजेंस से, कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग का उदाहरण है, अभिसारी चिंतन का, कि एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, एक ही सही होगा, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग एक पॉइंट पे आएंगे आप चार दिशाओं से। वहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी का उदाहरण है, या क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है मैं कहूं। ठीक, सारे डाइवर्जेंट थिंकर क्रिएटिव होंगे जरूरी नहीं है, बट जितने भी लोग क्रिएटिव हैं दुनिया में वो डाइवर्जेंट थिंकर जरूर होंगे, दिशाओं में जरूर सोचते होंगे, तभी क्रिएटिव हैं। हर व्यक्ति जो दिशाओं में सोचता है वो क्रिएटिव ही सोचेगा, जरूरी नहीं है, कुछ खतरनाक सा भी सोच सकता है वो। ठीक, तो क्रिएटिव थिंकर सिंपल यहाँ पे, या डाइवर्जेंट थिंकर लिखा होता, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर लिखा होता, रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वो एक नहीं तो दूसरा मल्टीपल तरीके सोचती है। ईगोसेंट्रिक थिंकर हो जाएगी, खुद को ही ध्यान में रख के सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो अगर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, रचनात्मक है बच्ची, सिंपल बात। क्वेश्चन, और हमें बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहता है, with appropriate questions or suggestions the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone। यानी अगर सही appropriate questions या suggestions सलाह दी जाए बच्चे को, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो समझ है, वो बहुत आगे जा सकती है उस पॉइंट से जिस पॉइंट तक वो खुद से सिर्फ अकेले बिना किसी सजेशन के, बिना किसी हेल्प के जा पाती। तो विद इसको सिंपल ऐसे मान सकते हो कि अगर आप नंबर ला रहे थे 100 सीटेट में बिना कोचिंग के, तो अगर आपको सही कोचिंग मिल जाती है, या सही आप मान लीजिए यूट्यूब से भी देख रहे हैं, या नोट्स पढ़ने को मिल गए आपको, हमने टेलीग्राम पे फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं, डाउनलोड कर सकते हो, तो वो हो सकता है वो 100 नंबर 120, 125, 130 भी बन जाए। तो जो आप खुद से कर सकते थे वो थोड़ा और आगे जा पाएगा यदि सही मदद मिल जाए। विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट। तो ये जो मदद की मैंने बात की है, इसी टेम्परेरी हेल्प को, क्योंकि पेपर तो आप ही देके जाएंगे, देने जाएंगे, टेम्परेरी हेल्प ही तो है, जहां दिक्कत हो रही वहां दी जाए मदद। तो ये टेम्परेरी हेल्प किस दायरे में दी जाएगी, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। संभावना है आपकी संभावित विकास सिर्फ यहां तक का नहीं है, आप तो यहां जा पाएंगे, लेकिन ये दूरी तय होगी स्कैफोल्डिंग की मदद से, और उस दायरे में होगी जहां तक आपका विकास होने की संभावना है, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। सिंपल बात है। इक्विलिब्रियम बैलेंस की स्थिति है, पियाजे की थियरी में पढ़ते हैं हम लोग कि जो दिमाग में है और दुनिया में है वो बैलेंस में है। ठीक, कंजर्वेशन अभी हमने डिस्कस ही किया था, शेप और साइज के चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती, या हम कहें वॉल्यूम चेंज नहीं होता। इंटेलिजेंस अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है कि आपकी अडेप्ट करने की, रीजन करने की क्षमता जो है इंटेलिजेंस कहलाती है, ब्ला ब्ला। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, अ स्टूडेंट नेम्ड रायन या रेयान stole the pencil of another student and one of his friends Rahul witnessed this incident. This is a situation of right and wrong for both Rayan and Rahul. This situation is an example of what? मतलब रेयान नामक एक छात्र ने दूसरे छात्र की पेंसिल चुरा ली, और उसके एक दोस्त राहुल ने इस घटना को देखा। यह रेयान और राहुल दोनों के लिए अच्छे और बुरे की स्थिति है। मतलब अब वो राहुल कह रहा है कि बताओ अब ये सही किया तुमने कि गलत किया, ये जो चोरी करना है ये गलत बात है कि सही बात है। अब ये असमंजस की स्थिति में, डिलेमा में है अगर हम कहें तो। ठीक, सही और गलत का क्वेश्चन ही किस डेवलपमेंट के टाइप में आता है, सिंपल जवाब देना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 मुख्य प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ये विकास के यानी डेवलपमेंट के 4 टाइप्स हैं। ठीक, तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इनमें से कौन से टाइप में आएगा? तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि ये सोशल डेवलपमेंट में आएगा। सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट, यानी सही और गलत, नैतिकता का विकास। वो नैतिक शिक्षा की एक किताब होती थी बचपन में, अगर पढ़ी हो ठीक से कभी, आजकल वो वैल्यू एजुकेशन कही जाती है, जिसमें बहुत सारी कहानियां होती हैं। फिर बाद में पता चलता है वो लकड़हारे के 3 उसको जो है वो मिलती हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी, और वो बेचारा बहुत ऑनेस्ट होता है और वो अपनी लोहे की कुल्हाड़ी ही चुनता है। फिर एक भगवान जी होते हैं जो उसको तीनों दे जाते हैं। तो ये मॉरल डेवलपमेंट की कहानी है, नैतिकता की, नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन की कहानी है कि व्यक्ति को ऑनेस्ट होना चाहिए। इस कहानी से ये पता लगता है हमें एंड ऑल। तो मॉरल डेवलपमेंट क्या, सही और गलत के बारे में चर्चा करता है। वो प्रिंसिपल्स जो सही और गलत को समझाते हैं वो नैतिकता के अंदर आते हैं। इसी की थियरी कोहलबर्ग ने और पियाजे ने दोनों ने दी है, बट आपके सिलेबस में जनरली जो है वो कोहलबर्ग से ही थियरी पूछी जाती है। ठीक है राहुल शर्मा, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में नहीं है। कॉग्निटिव होता है सोचना, समझना, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, जो भी काम दिमाग से होते हैं वो सब संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। इसको आप मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, अब सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट जिसकी बात वाइगॉस्की करते हैं वो संज्ञानात्मक विकास ही है, तो वो भी नहीं होगा, तो ये मॉरल डेवलपमेंट होगा। सही और गलत की बात कर रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन में 11 देखिएगा, ये क्या कहता है, एट डैश स्टेज चिल्ड्रन सी रूल्स एज गिवन बाय अथॉरिटी, यानी गॉड, पेरेंट्स और टीचर्स। यानी इस अवस्था में बच्चे नियमों को भगवान ने बनाया है, माता पिता ने बनाया है, शिक्षक ने बनाया है, एंड दीज रूल्स आर परमानेंट। और नियमों को यानी रूल्स को बदला नहीं जा सकता। मम्मी ने कहा है कि 10 बजे घर में या 4 बजे खेल करके घर वापस आ जाना है, तो ये रूल फाइनल है, इसमें कोई भी परिवर्तन संभव
नहीं है। कह दिया ना कह दिया, याद कर लीजिए कौन सी मूवी है वो, कभी खुशी कभी गम। तो ये चेंजेबल नहीं है, परमानेंट है ये रूल्स, अनचेंजेबल है एंड रिक्वायर स्ट्रिक्ट ओबीडियंस, यानी इनका सख्ती से पालन करना है ना, इनका सख्ती से पालन करना है। ऑटोनॉमस मॉरलिटी, हेट्रोनॉमस मॉरलिटी, कन्वेंशनल मॉरलिटी या पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंटली चलेगा, देखिएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे एट व्हाट स्टेज, देखिए पियाजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट की थियरी दी है, उसी थियरी के बेस पे कोहलबर्ग ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थियरी को डेवलप किया या बनाया है, ठीक है। तो ऑनलाइन में ये हुआ है कि ऑटोनॉमस और हेट्रोनॉमस पे पूछ लिया क्वेश्चन, इसलिए इसको शामिल किया है, नया क्वेश्चन है। ऑटोनॉमस और हेट्रोनॉमस मॉरलिटी की जब हम बात करते हैं तो ये पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थियरी में इस पे चर्चा हुई है, और इसको अगर आप कोहलबर्ग की दृष्टि से देखोगे तो यहाँ पे ये प्री कन्वेंशनल में जाएगा, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल में उस सेंस में नहीं जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये ऑटोनॉमस मॉरलिटी होती है जब बच्चा खुद से अपने डिसीजन अपना सही गलत खुद से जो है ले पाए, तो ये स्वतंत्र, लेकिन ये स्वतंत्र तो है नहीं, ये है हेट्रोनॉमस मॉरलिटी। मुख्य रूप से उसमें 2 ही स्टेजेस हैं, बाकी तो बाद में शामिल की गई, कुछ और भी स्टेजेस बनाई गई। तो ये विषम नैतिकता कह लीजिए हेट्रोनॉमस मॉरलिटी, जहां पे दूसरों पे है ना, जो उसकी सही और गलत है, रूल्स हैं, वो दूसरों पे आधारित होंगे, जो पेरेंट्स ने या बाकी लोगों ने, अथॉरिटी ने बनाए हैं। यहाँ पे ऑटोनॉमस, हेट्रोनॉमस के बाद आती है ऑटोनॉमस में वो खुद से सही गलत डिसाइड कर सकता है। तो ये सिंपल सेकंड आंसर है, इन दोनों का यहाँ कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये पूछे ही पियाजे के अकॉर्डिंग टू पियाजे भी लिखा जा सकता है, या फिर प्री कन्वेंशनल यहाँ दे दिया होता। ऐसी ही एक बात कोहलबर्ग की थियरी में भी आती है कि रूल्स जो है वो अनचेंजेबल है एंड ऑल, बट वो 2 तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए कन्वेंशनल के साथ हम नहीं गए, उसको पूछने का तरीका फिर डिफरेंट होगा, नहीं तो 4th स्टेज में भी ऐसा होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और बताइएगा। An old man named Ramu has certain needs of prestige and wants a feeling of accomplishment in his life। यानी एक बूढ़ा व्यक्ति है रामू, जिसके सर्टेन नीड्स हैं प्रतिष्ठा की। होते ना थोड़े उम्र में जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं उनको चाहिए होता है सम्मान, है ना, हमें ऐसा कैसे कह दिया, हमारी बेइज्जती कर दी, ये बहुत सुना होगा आपने समाज में, ठीक। तो सम्मान प्रतिष्ठा की नीड है ना, दादाजी हैं घर में तो या दादी जी हैं तो इज्जत होगी ऑफ कोर्स, ठीक। तो ये क्या है, एन ओल्ड मैन नेम्ड रामू हैज सर्टेन नीड्स ऑफ प्रेस्टीज एंड वांट्स अ फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट इन हिज लाइफ। तो वो अचीवमेंट, उपलब्धि की अभिप्रेरणा एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो प्रतिष्ठा की जरूरत है एक तो रामू को, और दूसरी जीवन में उपलब्धि की भावना चाहते हैं कि हाँ मैंने कुछ किया है, सम्मान की भावना, उपलब्धि की भावना। एट विच स्टेज अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्किकल पिरामिड इज ही इन, यानी मैस्लो के आवश्यकता के अनुक्रम में रामू किस अवस्था में है। एक तो देखो एज से ही पता चल रहा है, तो वो बाद में जाते जाते ये वाली नीड पे पहुंचता है इंसान, थोड़ा सा मिडल एज में, 40s में कहीं अराउंड, और 40s 60s डिपेंड करता है। तो ये कौन सी नीड है जो रामू जिसकी बात कर रहे हैं, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में व्यक्ति करेगा हु एम आई, मैं क्यों बना हूं, मैं किस लिए बना हूं, मेरा हाईएस्ट पोटेंशियल क्या हो सकता है, वो खुद को एक्चुअलाइज करने की बात करेगा। ये हाईएस्ट स्टेज है, 5th स्टेज। तो ये तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, वो फिर लोगों से नहीं उसको चाहिए, जो वैलिडेशन है वो अलग ही लेवल पे खेलेगा फिर, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ पे हम एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स की बात सही है, यहाँ पे एस्टीम का मतलब ये सम्मान की आवश्यकता है, सेल्फ एस्टीम नीड्स भी कह देते हैं कई लोग, बट ये एस्टीम नीड्स हैं। एस्टीम नीड्स मतलब आपको सम्मान चाहिए, आपको प्रतिष्ठा चाहिए, दूसरे शब्दों में एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट चाहिए कि हाँ मैंने कुछ किया, लोग मुझे सम्मान करें, 4 लोग जाने पहचाने, ये सम्मान की आवश्यकता आपकी, यहीं पे इसी की बात हो रही है। सेफ्टी नीड तो सिंपल है, मेरे को शेर आके ना खा जाए, या फिर मेरे पास 4 पैसे हो अकाउंट में कि कल को वो जरूरत पड़ने पे आवश्यकता हो तो मैं सेफ महसूस करूं, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो तो आप सेफ महसूस करें, कल को बीमार होते हैं तो आप मैनेज हो जाएंगी चीजें। तो ये सेफ्टी नीड्स हैं। घर चाहिए एक सर पे छत जिसकी हम बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स की जब हम बात करते हैं तो सेफ्टी नीड्स में वो वाला घर चाहिए जो पता है कि कल को कोई बाहर नहीं निकाल देगा टाइप्स, तो थोड़ा सेफ महसूस करें आप। फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं आपकी। नंबर 13 देखिएगा क्या कहता है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से जवाब देंगे। देखिए लाइक रतन टाटा सर इन 5th स्टेज, ऑफ कोर्स बिल्कुल कहेंगे, मतलब बाकी तो मतलब हाँ ठीक है कह सकते हो ऑफ कोर्स। एमपीटेट की पीवाईक्यू की क्लासेस कराएंगे यार, एक सेशन में मैं एमपीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी, इसी हफ्ते करा दूंगी, टेंशन ना लो, ठीक है। नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन, और वो सीटेट वालों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा, कल परसों में कराती हूँ, परसों तो शायद क्लास ना हो। नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माय टिफिन
with you yesterday. According to Kohlberg theory of moral development, Noor's statement represent what? यानी नूर अपना टिफिन स्कूल लाना भूल गई और उसने तान्या से अपना टिफिन साझा करने के लिए कहा, और तुम्हें आज मेरे साथ टिफिन साझा करना ही पड़ेगा तान्या, क्योंकि मैंने भी कल अपना टिफिन तुम्हारे साथ साझा किया था। सिंपल बात, नो बकवास, गिव एंड टेक है ये, है ना, कि मैंने उसके लिए इतना किया, उसने क्यों नहीं किया, उसको करना चाहिए था। ठीक, तो ये है गिव एंड टेक, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, है ना, तुम मेरे लिए ये करो मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। टिट फॉर टैट है, दुनिया बेशक बहुत हद तक इस पे चल रही है। गिव एंड टेक की जब हम बात कर रहे हैं तो कि मैंने जो किया, तो एक्सचेंज में, म्यूचुअल एक्सचेंज की अवस्था भी कहते हैं इसको, कि तुमको एक्सचेंज में अब करना पड़ेगा। कल मैंने तुमको पेंसिल दी थी, आज तुम्हें भी रबड़ देनी पड़ेगी, यानी इरेजर देनी पड़ेगी। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज है ये। प्री कन्वेंशनल में भी ये सेकेंड लेवल है। पहला होता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी आप आज्ञा का पालन करते हैं क्योंकि पनिशमेंट मिल जाएगी। फिर आता है आपका टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज की अवस्था कह देते हैं इसको, पर्सनल रिवॉर्ड एक्सचेंज समथिंग, मतलब इसके कई सारे नाम हैं। तो म्यूचुअल एक्सचेंज हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी कह देते हैं कई बार। तो ये है आपका सेकेंड स्टेज प्री कन्वेंशनल। पहले ही स्तर के 3 लेवल दिए हैं प्री कन्वेंशनल कोहलबर्ग ने नैतिक विकास में, यानी मॉरल डेवलपमेंट में। फर्स्ट है आपका प्री कन्वेंशनल, पूर्व पारंपरिक, जिसमें आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और ये म्यूचुअल एक्सचेंज आता है। फिर आता है कन्वेंशनल लेवल, जब आप समाज के हिसाब से चलते हैं, और इसमें थर्ड है गुड बॉय नाइस गर्ल, यानी आपको अच्छा लड़का अच्छी लड़की, आपको प्रेज मिले, माँ बाप आप पे बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, इसलिए कोई काम करो। ये क्या है, ये है प्री कन्वेंशनल स्टेज, थर्ड स्टेज। फोर्थ आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर की, यानी आपको नियमों का पालन करना है, नियम फाइनल है, वो है फोर्थ कन्वेंशनल में ही आएगा। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल, फिफ्थ स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, समाज में एक नियम बना रहे और आपके भी इंडिविजुअल राइट्स हैं, समाज के भी नियम हैं, ये सब चलता है और समाज में नियमों को बदला जा सकता है यदि जरूरत पड़े। ये फिफ्थ स्टेज है। सिक्स्थ स्टेज में आप दुनिया से लड़ जाते हैं कई बार अपने प्रिंसिपल्स को लेकर के। ठीक है, चलिएगा, नोट्स मिल चुके हैं विक्की, चेक करो। ठीक, तो ये एक बात हो गई। नॉन कन्वेंशनल कोई लेवल नहीं है, तो प्री कन्वेंशनल में भी ये सेकंड लेवल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या कहता है भाई, अ प्राइमरी टीचर यूजुअली इग्नोर्स द डिमांड्स ऑफ हर क्लास एंड टीचर्स थ्रू अ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। यानी एक प्राइमरी क्लास की शिक्षिका हैं कक्षा 1 से 5 के बीच में, और वो डिमांड करती हैं, वो इग्नोर कर देती हैं बच्चों की डिमांड को कि वो क्या चाहते हैं, और वो टीचर सेंटर्ड मेथड का इस्तेमाल कर रही हैं। टीचर सेंटर्ड मतलब टीचर सेंटर में है, टीचर के हिसाब से मेथड चूज होते हैं, टीचर के हिसाब से टॉपिक चूज होता है, टीचर के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं, टीचर का इंटरेस्ट किस में है बजाय कि बच्चों के इंटरेस्ट के। जबकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को आज के समय में हम फॉलो करते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए एजुकेशन, बच्चे की एज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, बच्चे को ध्यान में रख करके मेथड्स का सिलेक्शन हो, है ना, एक्टिविटीज का सिलेक्शन हो, बच्चे को, चाइल्ड को सेंटर में रखे। अकॉर्डिंग टू यू, रेदर देन इग्नोरिंग, शी शुड डैश ऑन द एक्सपीरियंसेस दैट चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर। यानी ये बच्चों की मांगों को या उनकी आवश्यकताओं को इग्नोर करने की बजाय, अनदेखा करने की बजाय, उनको क्या करना चाहिए, बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पे अपने लेक्चर को बिल्ड करना चाहिए, बच्चों के अनुभवों के आधार पे बिल्ड ऑन करना चाहिए, किसको, अपने लेसन प्लान को, या पढ़ाना चाहिए क्लास में, बच्चों के अनुभव के आधार पर निर्माण करना चाहिए अपनी लेसन प्लानिंग का। ना तो इग्नोर करना चाहिए या कभी सुनना ही नहीं चाहिए, सिर्फ पढ़ाते रहना चाहिए, जी नहीं, बच्चे को ध्यान में रखना है, बच्चे के लिए चीजें हो रही हैं, चीजों के लिए बच्चा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या कहता है, फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ्स लाइफ। यानी ये कहता है, आर्ग्यू करता है एक बच्चा कि हाइंस की कहानी जो एक डिलेमा है, दुविधा की कहानी है, जो मॉरल डेवलपमेंट में कोहलबर्ग अपने डिस्कशंस में या अपनी रिसर्च में सुनाते हैं लोगों को जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और फिर उनसे पूछते हैं सही और गलत के बारे में। तो हाइंस शुड नॉट स्टील द ड्रग मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ्स लाइफ बिकॉज ही विल बी कॉट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज सो। यानी बच्चे कह रहे हैं कि हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी अपनी वाइफ के जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो फिर जेल चला जाता। रीजन देखिएगा, रीजन क्या है, मॉरल डेवलपमेंट में रीजन इंपॉर्टेंट है कि रीजनिंग क्या दी है, तर्क क्या दिया है किसी डिसीजन को लेने में व्यक्ति ने, उससे पता लगेगा कि वो किस स्टेज पे है मॉरल डेवलपमेंट के। फिर आता है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग विच स्टेज ऑफ मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। किस स्टेज पे आएगा बच्चा, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो जेल चला जाएगा, चोरी करना बुरी बात है या समाज में फिर सब चोरी करेंगे, ये सब को साइड रख दिया, सिंपल कहा है अगर पकड़ा गया तो जेल जाएगा, जेल नहीं जाएगा तो सही है, मतलब पनिशमेंट मिल रही है तो गलत है, नहीं तो सही था। तो इसको हम बिल्कुल पहली स्टेज में डालेंगे। तो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन,
प्री कन्वेंशनल लेवल है, समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर दंड मिलेगा तो वो काम गलत है, जिसमें दंड ना मिले तो आज्ञा मान लो। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स तो खुद के नियमों की बात करेगा, हाईएस्ट लेवल है 6th लेवल, सॉरी हाईएस्ट लेवल भी है, यानी 3rd लेवल पोस्ट कन्वेंशनल, परंपराओं के परे पोस्ट कन्वेंशनल कहेंगे। और अगर हम देखें इसको वैसे 6th स्टेज है, यानी चरण जो है 6th है, जो हाईएस्ट है। 6 स्टेज हैं कोलबर्ग की थियरी में, स्टेज 6 और लेवल है 3, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, सिंपल बात है, ठीक है। लेवल है 3। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन हो जाएगा 2nd, टिट फॉर टैट वाला। इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज अगेन सेम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, फटाफट से बताएंगे। अ चाइल्ड जनरली टॉक्स टू हिमसेल्फ, एक बच्चा है जो खुद से बातें करता रहता है। हिज मदर इज अ फॉलोअर ऑफ लेव वाइगोत्स्की, सो शी रेफर्स टू दिस वर्बल डायलॉग दैट हर चाइल्ड हैज विद हिमसेल्फ एज, मतलब एक बच्चा है जो खुद से बातें करता रहता है बोल बोल के, और मान लेते हैं कि ये 3 से 6 वर्ष की उम्र में होगा, क्योंकि वहीं पे ऐसी चीजें होती हैं, ठीक। और इसकी जो माता जी हैं वो वाइगोत्स्की की फॉलोअर हैं, लेव वाइगोत्स्की की, और वो ये मानती है कि बच्चा खुद से बातें कर रहा है। ये जो वर्बल डायलॉग है ये किसका उदाहरण है, ये जो शाब्दिक भाषण बच्चा खुद से कर रहा है, बातें बोल बोल के, इसका मतलब क्या है, सिंपल बताइए। कौन से बैच में हो विक्की? देखो, तो ये प्रॉब्लमेटिक स्पीच है। प्रॉब्लमेटिक स्पीच कोई नहीं होती, ऐसी वाइगोत्स्की ने कोई बात नहीं की। ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात प्याजे करते हैं, ना कि वाइगोत्स्की, तो ये भी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। प्राइवेट स्पीच है, डिस्टॉर्टेड स्पीच है, तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है इसमें, कोई विकृति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्राइवेट स्पीच है। सिंपल जवाब बन जाएगा इसका, 3 से 6 वर्ष में होती है। व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, या निज वार्ता कह देते हैं, या निज भाषण या निज वाक कह सकते हैं आप इसको। और प्राइवेट स्पीच, तो ये 3 स्पीचेस होती हैं वाइगोत्स्की की थियरी में, जिसमें वो सोशल स्पीच की बात कर रहे हैं कि जन्म मतलब 2 वर्ष तक आते आते बच्चा बाहर लोगों से बात करना सीख जाएगा, मम्मी पानी दे दो, खाना दे दो, ये वो, तो वो 2 वर्ष के अराउंड। फिर आती है प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष में, जब बच्चा खुद से ही बात करके खुद को ही डायरेक्शन देने की कोशिश करता है, अरे ये वाला नहीं बुद्धू, ये वाला खिलौना ऐसे चलाना था, वो खुद से बातें कर रहा है, बोल बोल के कर रहा है, लेकिन आप भी सुन सकते हैं। फिर आ जाती है साइलेंट इनर स्पीच, जो कि 3rd है, यानी ये जो इंटरनलाइज हो गई स्पीच, अंदर चली गई, अंतर्निहित कर ली उसने। ये प्राइवेट स्पीच अब उसको बाहर बोल के खुद को गाइड करने की जरूरत नहीं, मन में भी बोल सकता है, किसी को बुरा भला कहना है मन में भी बोल सकते हैं, बाहर पता नहीं लगेगा। ये आ जाएगा लगभग 6 साल के अराउंड, ठीक। तो 3 प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, फादर ऑफ सुमित जनरली गेव अ रेसिंग कार टू हिज बॉय। एक बच्चा है सुमित, उसके जो पिताजी हैं वो अपने बेटे को एक रेसिंग कार गिफ्ट करते हैं, ठीक। एंड अ बारबी टू हिज डॉटर, और बारबी डॉल देते हैं अपनी बेटी को। सो दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग टॉयज, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, हाउस होल्ड आइटम्स, occupations and colors with specific sex is a demonstration of, बताइए। मतलब सुमित के पिता आमतौर पर अपने बेटे को रेसिंग कार और अपनी बेटी को बारबी डॉल देते हैं, गुड़िया देते हैं खेलने के लिए बेटी को, और ये दुनिया भर में बहुत ही, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है, और ये एक कॉमन एग्जाम्पल है किसका, वो आप बताएंगे। इसलिए खिलौनों, कपड़ों के सामान, कि ये फलाने टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो ये लड़कों के कपड़े हो गए, ये लड़कियों के कपड़े हो गए। आजकल हालांकि आप देख रहे हैं बहुत सारे यूनिसेक्स क्लोथ्स हैं, मतलब कोई भी पहन सकता है उनको। और व्यवसाय, कि ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है ना। और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ना, कि पिंक कलर लड़कियों से जोड़ दिया, ब्लू को लड़कों से जोड़ दिया, है ना। ये वाला काम लड़कियां करेंगी किचन में, लड़का ये वाला काम करेगा। तो ये सब जो एसोसिएशन है जेंडर के आधार पे, जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है, काम पे नहीं लिखा है, इस पेन पे नहीं लिखा है कौन चलाएगा इसको, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी यूज कर सकता है ना। किचन के किसी बर्तन पे नहीं लिखा है कि कोई मेल या फीमेल इसको यूज करेगा, कोई भी कर सकता है, ठीक। तो अगर हम देखें जो काम को, कपड़ों को, आइटम्स को किसी स्पेसिफिक सेक्स से जोड़ देना, ये क्या कहलाएगा, ये स्टीरियोटाइप कहलाएगा साफ साफ, कि लड़के को दे रहे हैं कार और लड़की को दे रहे हैं बारबी डॉल। तो ये एकदम खराब बात हो गई, स्टीरियोटाइपिंग हो गई। जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी स्टीरियोटाइप बोले तो रूढ़िबद्धता, वो चीजें जिनमें लॉजिक कुछ है नहीं, बट वो चली आ रही हैं परंपरा की तरह। परंपरा भी शब्द गलत होगा इनके लिए, बट हाँ वो चली आ रही हैं, बन गई हैं, वैसे ही रूढ़िबद्ध हो गई, कन्वेंशन बन गया एक तरह का। तो इवॉल्व जेंडर आइडेंटिटी जैसा कुछ नहीं है इसमें। जेंडर रेलेवेंस, किस चीज की रेलेवेंस, जेंडर थियरी नहीं। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, इसमें बायसनेस निहित ही होती है, किसी एक तरफ झुकी हुई होती है जनरली। और कि लड़कियां मैथ्स में कमजोर हैं, ये भी एक तरह का स्टीरियोटाइप, ठीक है जी। जुलाई वाला बैच लिया था, कहाँ रह गए हो, वो तो बात कब की निपट गई। लिया था लेकिन नहीं मिला अभी तक नोट्स की वजह से, मेरा जुलाई वाला सीटेड नहीं हुआ। कैसी बातें करते हो कि कहाँ से लाते हो ये रैशनलाइजेशन, हाँ नोट्स तो तब भी मिल गए थे भाई, और जो प्रीवियस नोट्स थे वो भी मिले ही थे। देखो एक बार देखते हैं, अगर उसकी वैलिडिटी बची होगी तो अभी भी डलवा देंगे, मुझे लगता है वैसे डल गए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इफ यू वर टू बिकम अ टीचर, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर दिक्कत कहाँ है। इफ यू वर टू बिकम अ टीचर ऑफ प्राइमरी क्लास यू शुड, यदि आप प्राथमिक कक्षा के शिक्षक बनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए, फटाफट से बताइए। देखिएगा, यदि आप प्राथमिक कक्षा के शिक्षक बनते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। पहला है कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन दी क्लासरूम। तो एज अ टीचर आपको, आप प्राथमिक शिक्षा मतलब प्राथमिक स्तर की शिक्षक अगर बनती हैं या बनते हैं तो ये आपको क्लियरली ये दर्शा देना चाहिए कि आप एज अ टीचर रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, वैल्यू करते हैं सभी संस्कृतियों को, सभी कल्चर्स को। क्लासरूम में अलग अलग जाति संप्रदाय के बच्चे हैं, आप सबका सम्मान करते हैं। एज अ टीचर आप ये नहीं कहते हैं कि तुम एससी हो कि तुम एसटी हो और रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए। ये सब बातें टीचर को शोभा देती नहीं है ना। चाहे आप पर्सनली हो सकता है ऐसा, क्योंकि आप एक ह्यूमन हैं और कुछ भी हो सकता है कि आप किसी एक जाति संप्रदाय धर्म में विश्वास रखते हो, बट एज अ टीचर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आप हर बच्चे को इंक्लूडेड महसूस कराएं, है ना। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज कंपैरिजन। तो आपकी जाति संप्रदाय सब कुछ आप बाहर छोड़ के जाइए क्लास में, या फिर सबको सेलिब्रेट करने की इच्छा लेकर के जाइए, अपने अंदर तक रखिए उसको, अगर पर्सनल आपका बायस है तो। ठीक। मैक्सिमाइज कंपैरिजन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी बच्चों में कंपैरिजन को बढ़ावा देंगे आप। प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चर्स, यानी कुछ संस्कृतियों के बच्चों को आप बढ़ावा देंगे कि ये अच्छा, ये मेरे टाइप के या मेरे स्टेट से आता है तो ये बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे बेकार हैं, मेरे जाति समूह को बिलोंग करता है तो अच्छा है ना। तो ये गलत चीजें हैं। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स, यानी बच्चों में जो सांस्कृतिक विविधता है उसको अनदेखा ही कर देंगे। देखिए, बच्चों में सांस्कृतिक विविधता होगी ही, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, चाहे किसी भी आधार पे हो, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना, इग्नोर नहीं करना, है ना। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि किसी एक तरफ झुक जाना है। ठीक। तो मैक्सिमाइज कंपैरिजन को मैक्सिमाइज करना नहीं, कंपेयर करना बिल्कुल भी कोई सही तरीका नहीं है। बच्चे आपको इंक्लूडेड महसूस कराना है, उनको इंक्लूसिविटी की बात करनी है, यानी समावेश करना है हर एक अंतर के बाद। हमारा संविधान भी कहता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हमारे देश में होती है। कम्युनिकेट दैट शी रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज ऑल कल्चर्स इन दी क्लासरूम, यह बताना चाहिए कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है, यानी हर बच्चा महत्वपूर्ण है, वो किसी भी संस्कृति से, किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से आता हो, मैटर नहीं करता, हर एक इंपॉर्टेंट है ना। जो शुरुआत में हम बात करते हैं राम नाम सत श्री अकाल एंड ऑल वाली, वो इसी को दर्शाता है कि सभी इंपॉर्टेंट है क्लास में। ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 ये आया हुआ क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने की संभावना ज्यादा रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट, यानी आरटीई एक्ट 2009 क्या एडवोकेट करता है? सिंपल ये पूछा है। मेन स्ट्रीमिंग यानी मुख्य धारा में शामिल कर लो लोगों को, इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी एकीकृत शिक्षा को, इंक्लूसिव एजुकेशन को, या सेग्रीगेशन को। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, पृथकीकरण या अलगाव। ठीक है। विक्की अगर सेम आप कमेंट करते रहेंगे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उससे कोई फायदा होगा नहीं। आपको बता दिया है कि एक बार दिखवा करके और अपलोड करा देंगे। अगर ऐसा हुआ है कि आपके बैच में नहीं डले हैं नोट्स, या प्रीवियस में अगर कहा गया था आपको कि डलेंगे और नहीं डल पाए तो वो एक्स्ट्रा में डलवा दी जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन अगर सेम बात आप बेवजह दूसरों को भी परेशान करते रहेंगे जबकि आपकी बात का जवाब दिया जा चुका है तो फिर दिक्कत होगी, है ना। तो पृथकीकरण यानी सेग्रीगेशन, अलगाव, कि इन बच्चों को अलग थलग कर दो, किसी को डिसेबिलिटी है तो उसको मत अलग पढ़ाओ, जिसको दिखाई नहीं देता उसको अलग पढ़ाओ, टॉपर बच्चे अलग पढ़ेंगे। तो ये सेग्रीगेशन नहीं करना है, हमको इंक्लूजन करना है। सेग्रीगेशन प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जैसे आपकी जो मदर नेचर है, बारिश होती है सबके लिए होती है, चाहे आप देख पाते हो नहीं देख पाते हो, चल पाते हो नहीं चल पाते हो, किस जाति किस संप्रदाय से है कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मदर नेचर हमें सेग्रीगेशन नहीं करता या करती, ऑफकोर्स करती, मदर नेचर तभी कह रहे हैं हम। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हवा चलती सबके लिए चलती है, सूरज का प्रकाश सब पर पड़ता है, बारिश सबके लिए सेम होती है। उसी तरह से हमको हर बच्चे को इंक्लूड करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, हर बच्चे को आपको इंक्लूड करना है क्लासरूम में, उसकी नीड्स का ध्यान रखते हुए। नीड्स का ध्यान इंक्लूड देखो इंटीग्रेशन में भी करते हैं कि हम एडमिशन दे देते हैं, चाहे डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो चाहे नॉर्मल हो, लेकिन उतना ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक। उसकी नीड्स को प्रॉपर ध्यान में नहीं रखा जाता। मेन स्ट्रीमिंग में भी ये होता है कि कुछ कुछ क्लासेस के लिए आप नॉर्मल रेगुलर क्लासरूम में ले जाते हैं बच्चे को, वो बच्चा जिसको डिसेबिलिटी है कोई, तो कुछ एक्टिविटीज के लिए आप ले जाते हैं, बाकी अलग थलग ही रहता है वो। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज द बेस्ट,
यानी समावेशी शिक्षा 5 नंबर का टॉपिक है आपके सिलेबस में और लगभग हर एक जगह ये पूछा जाता है। इस पर चर्चा करेंगे, अलग से एक सेशन में लूंगी। समावेशी शिक्षा में बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए आप रेगुलर क्लासरूम में, यानी हर एक बच्चा सेम क्लासरूम में सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा है जो देख नहीं पाता तो उसको ब्लाइंड स्कूल भेज दीजिए, ये नहीं करना है। चाहे बच्चे को कोई भी समस्या है, वो एक नॉर्मल एक छत के नीचे सीख सकते हैं सभी बच्चे, ये इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और बताइएगा। डैश is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system। अभी यही बात हम कर रहे थे, यही क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। वह दर्शन या वह फिलॉसफी या वो नजरिया जिसके अनुसार सभी बच्चों को नियमित स्कूल में या सामान्य स्कूल में, एक रेगुलर स्कूल में प्रणाली में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। यानी रेगुलर स्कूल सिस्टम में हर बच्चा पढ़ सकता है। स्पेशल स्कूल्स की एज सच ये नहीं है कि जो बच्चा देख नहीं पा रहा वो जो है उसको अलग स्कूल में भेज दो, जो सुन नहीं पाता उसको अलग स्कूल में भेज दो, ये नहीं करना है। आप रेगुलर स्कूल में सिखा सकते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल समाज में भी उनको साथ में ही रहना है बाकी बच्चों के। ठीक ठीक है जी, आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। थैंक यू प्रगति। और ये आंसू किसके निकले हैं? मैंने इंग्लिश ऑनर्स विद मैथ्स से ग्रेजुएशन किया है और सीटेट में मैंने मैथ्स एंड साइंस किया है। मेरा सीटेट वैलिड। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं आकांक्षा, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। चलो देखो, डैश दर्शन वह डैश दर्शन है जिसके अनुसार सभी बच्चों को नियमित स्कूल प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। मल्टीकल्चरल एजुकेशन, इंक्लूजन, मेन स्ट्रीमिंग, स्पेशल एजुकेशन, इसमें आंख बंद करके आप लगा सकते हैं कि इंक्लूजन, इसमें मल्टीकल्चरल अपने आप आ जाएगा। हर एक बच्चा यहाँ पे